नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में एक चरण में आज चुनाव होना है और उसके साथ ही गोवा में भी वोटिंग लगातार जारी है। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान है। 7 चरणों में यहाँ पर मतदान होंगे। आगे आपको दिखाएं कि क्या अपडेट है, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड में दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग हो चुकी है। 1 बजे तक ऋषिकेश में 31% वोटिंग हुई है, देहरादून में 32% और चकराता में 48% वोटिंग हुई है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। सहसपुर की बात कर लें, 38% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। विकासनगर में 43% और मसूरी में 35% अब तक वोटिंग हो चुकी है। तो लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हिस्सा बनिए। अपनी सरकार खुद चुनिए। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं। आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में किस तरह से वोट शेयर चल रहा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग बूथ पर किस तरह से लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटिंग किस तरह से चल रही है, वोट परसेंटेज आपको बताया जा रहा है। ये आंकड़े हम आपको बता दें 1 बजे तक है। विकासनगर में 43% वोटिंग अब तक हो चुकी है। मसूरी की अगर बात कर लें, 35% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। उत्तराखंड में दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग हो चुकी है। 35% का मतदान अब तक हो चुका है। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 1 बजे तक की अगर हम बात कर ले, वोट शेयर जो है वो सामने आ चुका है। फिलहाल 35% तक का मतदान 1 बजे तक हो चुका है। अभी वहां पर क्या देख रहे हैं आप, क्या स्थिति है, मतदाता किस तरह से वोट कर रहे हैं? देखिए चारुल, निश्चित तौर पर आज लोकतंत्र का महापर्व इसे कहा जाता है और इस पर्व में सभी जश्न मना रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही हरिद्वार जिले में लगातार ही जो चुनाव प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो 11 विधानसभाओं पर करीब 110 प्रत्याशी अपने उनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और आने वाली 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि किसके भाग्य में राजयोग लिखा है। तो इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने अभी अपने मत का प्रयोग किया है और किन मुद्दों को लेकर मत का प्रयोग किया है उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। कई मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर आपने इस बार अपने मत का प्रयोग किया है? विकास और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ शेड्यूल होने के बावजूद लोग बहुत बेरोजगार हैं। विकास की बात करें तो बैल नंबर 6 की आप हालत देख रहे हैं, 10 वर्षों से क्या हो रहा है। उसका पैसा कई बार आ चुका है लेकिन कहीं नाला दिखाई दे रहा है आपको तो बता दे। सड़कें वहाँ की जर्जर हालत में है, लोग वहाँ पे कई बार चोटिल हो चुके हैं, रिक्शाएं वहाँ पलट जाती हैं, बच्चे घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर शेड्यूल होने के बावजूद लोग बाग बेरोजगार फिर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी। क्या लगता है यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता जी। आप पता कर लो किसी कंपनी में अगर उसको लेके जाता है ना, यहाँ पे क्या नाम यहाँ का है, ब्रह्मपुरी का, जरावली महदूद का या आसपास का, उसको ये कह के वापिस कर जाता है कि यहाँ के लोकल बंदों को नहीं रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं और इस बार शायद बदलाव चाहते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। जी, क्या कहेंगे, आज किन मुद्दों को लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया है? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। विकास 0% विकास हमारे यहाँ, कोई विकास नहीं है। सड़कें वही जर्जर हालत में। यहाँ से बैंड नंबर 6 साहब आगे जाएंगे, इतनी सड़क की हालत इतनी बुरी। हमारे यहाँ आदेश चौहान जी विधायक है, कुछ नहीं करा उन्होंने यहाँ पे। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं का कहना है कि इस बार बदलाव है। हालांकि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग किया है और जिस तरह से लगातार ही सुबह से युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। जी चारुल। संजय, अगर हम चुनावों की बात कर ले तो देखिए, खासकर अगर हम बात आज उत्तराखंड की कर रहे हैं, यहाँ पर एक चरण में चुनाव भी हो रहा है। उत्तराखंड में देखिए, अगर हम उसकी स्थिति की भी बात करें और उसे जोड़ के देखें अपने मतदाताओं से, तो पहाड़ जो कि शांति का प्रतीक है, जो कि हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं, वहीं उत्तराखंड में नदियां भी हैं। वो नदियां जो लगातार बहती रहती हैं, उनका शोर भी अपनी ही एक अलग स्थान रखता है। ऐसे में अगर उत्तराखंड के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज जाने, क्या पहाड़ों की तरह शांत हैं या नदियों की तरह शोर मचा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट परसेंटेज क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है।
देखिए चारुल, निश्चित तौर पर पहाड़ों की अगर जब हम बात कर लेते हैं, पहाड़ों में लगातार ही पलायन को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि वहां के जो दुर्गम क्षेत्र है वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जिसके चलते वो वहां से पलायन कर देते हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड में आज तक जो विपक्ष है वो रोजगार को लेकर हमलावर है। साफ देखा है कि बीते दिनों से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। और इस बार विधानसभा चुनाव में यही अहम मुद्दे हैं कि रोजगार और महंगाई को लेकर ही तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों ने रखी है और इन बातों को अपने जहन में रखकर ही अपने मत का प्रयोग किया है। आपने देखा है कि जिस तरह से बीते 21 सालों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस मिथक को तोड़ने में कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे एडी चोटी का जोर लगा रही है। आपने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है यानी जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार उत्तराखंड में आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, तमाम जो चेहरे हैं उत्तराखंड में डेरा डाले हुए थे और लगातार ही जनता से तरह तरह के वायदे कर रहे थे। आपने देखा है कि किस तरह से जनता से तमाम तरह के वायदे कर रहे थे और उन वादों में यह भी दावा कर रहे थे कि उत्तराखंड में इस बार जो सत्ता की चाबी है वो उनके हाथों में है। अब देखते हैं कि किस तरह 10 मार्च को साफ होता है उत्तराखंड में किसकी सरकार आने वाली है। बिल्कुल संजय, नेता वादे कर चुके हैं लेकिन जनता को किसके वादे भाई हैं ये बातें 10 मार्च को ही साफ होंगी। चलिए आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जहां पर मुरादाबाद से हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने सपा नेता एसटी हसन से खास बातचीत की। हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब हैं। एसटी हसन साहब, आपने मताधिकार का उपयोग किया है, पहले वो दिखा दीजिए और उसके बाद पहला सवाल यही कि आखिर इस बार क्या चुनावी मुद्दे मुरादाबाद के बदले हैं? मुरादाबाद की चुनावी मुद्दे नहीं बदले, पूरे उत्तर प्रदेश के बदल गए। अब तक तो एक काट की हांडी चढ़ चुकी थी हिंदू मुस्लिम कर करके, अब सबकी समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान करने से किसी को कोई फायदा नहीं है। हम बर्बाद हो गए, देश खराब हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अब सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, विकास के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मरीज के लिए और यहाँ के रहने वालों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वोट पड़ रहा है और एकजुट होकर हिंदू सिख मुसलमान सब मिलकर समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहे हैं। मुरादाबाद के चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुरादाबाद का है वो सांप्रदायिक सौहार्द का है। अगर सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा तो विकास होगा, विकास होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीब खुशहाल होगा। तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ वोट पड़ रहा है। और आपने मुरादाबाद में देखा कि जो कारोबार था, जब ये इनकी सरकार आई थी तो उस वक्त 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, आज 19,000 करोड़, आज 9,000 करोड़ पे आ गया। जीएसटी लगा दिया, इंसेंटिव बंद कर दिए, कारीगर परेशान, मेटल्स के रेट आसमान पे पहुंचा दिए। आज हालत ये है कि हम, चीन ने हमारा मार्केट कैप्चर कर लिया, हम कंबोडिया नेपाल जैसे लोगों से पीछे हो गए। ये इनकी उपलब्धि है, तो ये मुद्दे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवादी जो हैं फिर से हारेंगे और देश जो है 10 दिन पहले ही रंगों की फिर से होली मनाएगा। देखिए, ये उनकी खुशफहमी है और जिन लोगों के परिवार ही नहीं है वो क्या जाने परिवार क्या होता है। वो हारेंगे नहीं, परिवार साथ लेके चलना कोई बुराई नहीं है। आपका बेटा जर्नलिस्ट नहीं हो सकता क्या? मेरा बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता क्या? क्या होते नहीं है? हो गए फालतू के मुद्दे कि परिवारवाद, कुछ और नहीं मिला तो आज वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की बात करें। बताओ, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, सिंह जी लड़ा रहे हैं लड़के को अपने। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। अरे तुम तो सबके प्राइम मिनिस्टर हो। किस जगह राजनीति का स्तर आ गया है, मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी में माफिया राज था उसको जो है पूरी तरीके से बीजेपी ने खत्म कर दिया और अभी जो जितना बचा है उस पर भी जो है जल्दी से बुलडोजर चलेगा। माफिया राज, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हो? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी अखबार नहीं पढ़ते? कौन सा अखबार ऐसा है हर दिन का जिसके अंदर क्राइम्स ना हो, जिसके अंदर लूट ना हो, जिसके अंदर रेप ना हो, दुष्कर्म ना हो, डकैती ना हो? कौन सा अखबार ऐसा है? एक दिन का मुझे बता दो, कहाँ कंट्रोल हो गया क्राइम? और आपने देखा कि यहाँ पे लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? 5 किसानों को देश के गृह मंत्री, उप गृह मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, गाड़ी चढ़ा दी और वो गृह मंत्री आज भी अपनी सीट पे कायम है।
किस क्राइम की बात कर रहे हैं, किस दुनिया की बात कर रहे हैं? कम से कम कुछ तो सियासी शर्म होनी चाहिए। स्टेशन साहब, आखिरी सवाल मेरा होगा, क्योंकि जो हिजाब विवाद था वो कर्नाटक से खुद ओवैसी साहब ने यूपी के अंदर बयान देकर उसको यूपी में एंट्री करवा दी। आपको लगता है कि हिजाब विवाद जो है वो यूपी के चुनाव पर कोई असर डालेगा? देखिए, ना कोई असर डालना। हिजाब 1000 साल से महिलाएं पहनती हैं, ये मौलिक अधिकार है हर किसी का। कोई हिजाब पहने, कोई घूंघट काट ले, कोई माथे पे टीका लगा ले, तिलक लगा ले, कोई मांग में सिंदूर भर ले, कोई कड़ा पहन के जाए, कोई जैसे आपने ये बांध रखा है ये पहन के जाए। किसी स्कूल के नॉर्म्स संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। संविधान ने जब ये अधिकार दिया है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके माहौल को हिंदू मुसलमान में तब्दील करने की कोशिश बड़ी शर्मनाक है। तो बिल्कुल एसटी हसन साहब ने साफ तौर कहा कि माहौल को जो है वो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं क्या वहां पर जो वोटों का सिलसिला है वो यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा? लेकिन अगर वोट बढ़ते हैं तो नुकसान किसका होगा, पता लगेगा 10 मार्च को। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, मुरादाबाद। और अब सुनाते हैं आपको झांसी में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। आज यहाँ पूरे बुंदेलखंड में एक भी माफिया बाकी बचा है क्या? बता, बचा है क्या? अरे यहाँ पर कोई माफिया नहीं, यहाँ पर है तो केवल और केवल बजरंगबली का मंदिर है और कुछ नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अवध खनन दिया था, हमने डिफेंस कॉरिडोर दिया, उन्होंने अवैध कब्जे किए थे, हमने सोलर पावर का हब बनाया, उन्होंने दंगे दिए थे, हम हर घर को नल से पानी दे रहे हैं, उन्होंने घोटाले दिए थे, हमने अनेक बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है, इन्होंने गरीबों का शोषण किया था, हमने शौचालय, आवास, बिजली और गैस देने का काम किया। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के। 15 साल तक सपा बसपा सपा बुआ और भतीजा उत्तर प्रदेश को सतत लूटने का काम करते हैं, और जब लूट की कमाई पकड़ी जाती है अखिलेश के पेट में मचलन हो। अभी एक कानपुर में समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड पड़ गई, मालूम है ना? मालूम है ना? माताओं भाइयों बहनों में पूरा मंच भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां निकली है। अखिलेश बाबू ने कहा मोदी जी पॉलिटिकल कर रहे हैं। अरे अखिलेश चलो मान लेते हुए मोदी जी ने पॉलिटिकल रेड करी, मगर तेरा ये समाजवादी इत्र वाले से रिश्ता क्या है तेरा? मेरे को भी भाई जो टैक्स नहीं भरता है, भ्रष्टाचार से जनता के पैसे लूटते हैं, उसके यहाँ मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? जोर से बोलिए, डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? अखिलेश जितना विरोध करना है इतना करो, नरेंद्र मोदी सरकार जनता के लिए हम काम करती है। बुंदेलखंड के अंदर 4000 मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाइयां लग रही है, नहरों पर सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, पंप कैनाल ललितपुर के टॉप पर 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। चित्रकूट के विकास के लिए भी चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने गरीब कल्याण करा, माफियाओं को समाप्त किया। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या थी 1000 साल पुरानी समस्या, यहाँ अकाल है, पानी नहीं। उसी कमी में अखिलेश का हेलीकॉप्टर आता था, उसको पानी से धोने का काम एक कलेक्टर वलेक्टर करते थे। आपका पीने के पानी से उनके हेलीकॉप्टर धोए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर पानी के लिए ढेर सारी योजना लाई।
अखिलेश जी के समय में लगभग 2000 किसानों की जान सूखे के कारण गई, भूख से मरे। 300 से ज्यादा आत्महत्या के मामले आए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी और यहां पर भारत इजराइल बुंदेलखंड परियोजना पर काम किया जा रहा है। इजराइल की टेक्निक से बुंदेलखंड के पेयजल की सारी तकलीफों को दूर करने का काम हो रहा है। बबीना विधानसभा में 2,39,00,000 की लागत से बड़ा गांव एवं बबीना चेक डैम का निर्माण का काम शुरू हो गया। महोबा में अर्जुन सहायक योजना, रतौली में रतौली बांध परिचय परियोजना, भवानी बांध परियोजना, चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना और इसके साथ साथ 44,000 करोड़ की केंद्र बेतवा लिंक परियोजना, जिससे 9 लाख हेक्टेयर सिंचाई और पूरे बुंदेलखंड के हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम केंद्र बेतवा परियोजना से होने वाला है। मित्रों, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 1000 साल से जिस बुंदेलखंड की प्यास किसी ने नहीं तोड़ी थी, आज नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के लिए भगीरथ बन के आए हैं। हमारे यहाँ हमने तय किया है कि दूसरी बार हमारे युवा साथी को आप विधायक बना दो। हम अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिंचाई की बिजली देने का काम ये भारतीय जनता 5,000 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड में बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण किए जाएंगे और हरेक व्यक्ति को, पूरे उत्तर प्रदेश में हरेक व्यक्ति को एक घर देने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे, जिसमें सिर्फ 10 रुपये में 2 वक्त का खाना आपको मिलेगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। बबीना के अंदर लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर में 250 बेड युक्त मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को बढ़ाकर दुगना कर 500 बेड वाला करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वहां मेडिकल कॉलेज की क्षमता को भी हम बढ़ाएंगे। मेरे बुंदेलखंड के बेटे बेटियां वहां से डॉक्टर बनकर बाहर आए। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट नया बनाया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से बबीना में मिनी क्रिकेट से स्टेडियम बनाने का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सिर्फ बबीना विधानसभा के लिए 1130 करोड़ की लागत से हर माता के घर में नल से जल पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। सीएफसी बरुआ सागर का निर्माण अभी चल रहा है। लगभग बबीना विधानसभा में 24 करोड़ की लागत से इंटर कॉलेज, आईटीआई और राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करने का काम भी द्रुत गति से चल रहा है। 13 करोड़ की लागत से बरुआपुर मुरारी मार्ग के मध्य में पहुंच नदी पर सेतु बनाने का काम चालू कर दिया गया है और लोगों की आवागमन को देखते हुए 39 करोड़ की लागत से बेतवा नदी पर पाटून पुल बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया। मित्रों, अखिलेश साहब तो आएंगे नहीं, मगर आए तो बबीना वालों पूछना कि आप बुआ भतीजा
सपा बसपा आपका 15 साल शासन चला, गरीबों को क्यों कुछ नहीं मिला भाई? मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 17 में 300 सीटें दी, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और इस 7.5 साल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल। मैं तो गुजरात से आया, पहली बार मैं इस मंच से सार्वजनिक रूप से कहता हूं, 2013 में आया, तब तक मैंने जीवन में गरीबी देखी ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में आकर गरीबी क्या होती है इसका मुझे एहसास हुआ। 70 साल तक उत्तर प्रदेश के विकास को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनकर संसद में जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री है, आपके सांसद, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली की सरकार के खजाने खोल दिए हैं। मित्रों, आपको कोई कमी नहीं है। और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। पाकिस्तान से जब इस सपा और बसपा के समर्थन से सरकार चलती थी कांग्रेस की, 10 साल चली, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर देते। माताओं बहनों भाइयों, इसके खिलाफ दिल्ली सरकार में उप करने की हिम्मत नहीं थी। उरी और पुलवामा में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब मैं बिल लेकर गया था, ये अखिलेश जी मुझे डरा गए कि देश में खून की नदियां, अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं। धारा 370 हट गई है और आज कश्मीर भारत मां का अभिन्न अंग बनकर हमारे साथ। भाइयों बहनों, एक पानी की मटकी भी लेने जाते हैं ना आप, एक पानी की मटकी, तो भी टकोरा लगाकर जरा देखते ना पक्की है या कच्ची है, देखते या नहीं है? बोलिए जरा माताएं, देखते हैं ना? तो पूरा बुंदेलखंड, पूरा उत्तर प्रदेश किसी के हाथ में सौंपना है, जरा टकोरा लगा दीजिएगा। राजीव जैसा प्रत्याशी कहीं नहीं। जिताएंगे राजीव को। देखिए, राजीव के मार्जिन को बहुत बड़ा करना है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, इसको विधायक बनाकर भेजिए, बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। जिताएंगे राजीव को, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, 300 पार करेंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ मित्रों, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झांसी से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे
रहे थे और यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे अमित शाह। और सबसे अहम चीज यहाँ पर लगातार बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। जीत को लेकर 300 पार का नारा जो है इसे लगातार दोहराते नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक। और आज एक बार फिर से झांसी में ये जो चुनावी शंखनाद देखने को मिल रही है, यहाँ पर जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, बीजेपी के चाणक्य जहां पर पहुंचे हैं, किस तरह उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि बीजेपी की सरकार जब फिर से आएगी तो स्थितियां और भी बेहतर की जाएंगी, विकास की बयार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बहेगी। लेकिन इसके साथ ही ये देख रहे हैं कि विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नहीं भूल रहे तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के, बता रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था और बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास की बयार किस तरह से उत्तर प्रदेश में बही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि यहां पर अगर हम देखिए बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बात अन्य दलों की भी कर ले। यहां पर बीएसपी भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का वादा कर रही है, दावा कर रही है। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां पर आरएलडी से गठबंधन किया है और इसके अलावा तमाम छोटे दलों से भी गठबंधन किया है ताकि एक मजबूती जो है वो देखने को मिले। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। इन दोनों ही चरणों को लेकर आज आपने भी सुना होगा कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्वस्त नजर आए और साफ कहा कि जनता का आशीर्वाद जो है वो हमें जरूर मिलेगा। हालांकि अभी दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो चल रही है और शाम तक चलेगी, लेकिन इस बीच ये भी देखना दिलचस्प है कि लगातार हर पार्टी ये यहां पर दावा कर रही है कि उनकी पार्टी जो है वो सरकार बनाने वाली है और हर कोई सत्ता में आने का यहां पर दावा करता नजर आ रहा है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे झांसी से और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील की है उन्होंने। न्यूज इंडिया पर लगातार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है। हर जिले में हमारे संवाददाता जो हैं वो मौजूद हैं।